है अपना। चलो अब हमारे पास आईएफआरएस मौजूद है और अब हम जो कवर अप करने वाले हैं उस आईएफआरएस का नाम है आईएफआरएस 16 अकाउंटिंग फॉर लीज। आईएफआरएस 16 के हवाले से बात करें तो आईएफआरएस 16 की मैं पूरा का पूरी समरी आपको बता देता हूँ। अकाउंटिंग फॉर लीज जो आईएफआरएस 16 है ये हमें ये बताता है कि लीज किस तरह दी जाती है और लीज पर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और लीज के अंदर जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन दोनों अपने अपने परस्पेक्टिव से पूरी ट्रांजैक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लीज का मतलब क्या होता है, पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से। लीज का मतलब होता है किसी चीज़ को किराए पर देना। जैसे मेरे पास एक इक्विपमेंट था और मैं इक्विपमेंट किसी दूसरे को इस्तेमाल करने देता हूँ, किराए पर देता हूँ, तो इसको हम लीज पर देना कहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास कुछ नॉर्मली लीज फिक्स एसेट को एक फिक्स एसेट दी जाती है बट ज़रूरी नहीं है। नॉर्मली हम जो फिक्स एसेट्स हैं, लेट अगर एक कार थी, मैंने किसी को किराए पर दे दी तो मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूँगा कि मैंने ये कार लीज पर दे दी। जब भी कोई भी किराए का या रेंट पर या लीज पर कोई चीज़ दी जाती है तो उसके लिए दो पार्टीज का होना बहुत ज़रूरी है। एक वो जो कि लीज पर दे रही है और एक वो जो कि लीज पर ले रही है। याद रखिएगा जो पार्टी लीज पर दे रही होती है वो ऑनर होती है और जो लीज पर ले रही होती है, जो किराए पर ले रही है, वो सिर्फ उसका यूज़र होता है। इसका फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी है और मैं आप लोगों को वो गाड़ी किराए पर देता हूँ या फिर इस परस्पेक्टिव में लीज पर देता हूँ। तो इससे होगा ये कि गाड़ी की पोजेसन जो है, यानी कि उसका कब्जा जो है वो मुझसे निकल कर आपके पास चला जाएगा। आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बट गाड़ी की ऑनरशिप मेरे पास ही रहेगी। गाड़ी मेरे पास ही रहेगी और गाड़ी में किसी भी तरह की इन लॉन्गर रन अगर गाड़ी को सेल करके को प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट का हकदार भी मैं ही होऊंगा। आपका उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। आप सिर्फ उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब दो पार्टीज हैं तो दो पार्टीज के नाम भी होंगे। वो पार्टी जो कि उधार पर या किराए पर दे रही होती है एसेट को, उसको हम लीजर कहते हैं। और वो पार्टी जो उधार पर या सॉरी किराए पर ले रही होती है उसे हम लीजी कहते हैं। इस केस में मैं उधार पर देने वाला हूं तो मैं लेसर कहूंगा खुद को, और आप उधार पर ले रहे हैं तो आप खुद को लेसी कहेंगे। उधार पर लेने वाला और उधार पर देने वाला। अच्छा, अब जब ये पार्टी क्लियर हो गई तो फर्दर आईएफआरएस 16 जो है हमें एक दो बातों के बारे में और बताता है। वो ये है कि लीज की टाइप्स कितनी होती हैं। लीज की बच्चों दो टाइप्स हैं आपके पास, ऑपरेटिंग लीज और एक होता है फाइनेंस लीज। आप आईएफआरएस पढ़कर देख लें, आपके पास फाइनेंस लीज की डेफिनेशन तो मौजूद होगी लेकिन आपके पास ऑपरेटिंग लीज की कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं होती, क्योंकि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हर वो लीज जो कि फाइनेंशियल लीज नहीं है उसे हम ऑपरेटिंग लीज के अंदर डालते हैं। अब ये फाइनेंस लीज क्या है, ऑपरेटिंग लीज क्या है, मैं आपको आईएफआरएस का एक पेज है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपने उसको डिटेल के साथ पढ़ लेना और उसी वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए होंगे और वहीं से आप सारा का सारी तैयारी करेंगे एग्जाम के हवाले से। और आज अभी हम डिस्कस करेंगे वो भी वहीं से करेंगे। आईएफआरएस 16 के अ, ये आईएफआरएस 16 के हवाले से बात करेंगे। अच्छा, एक याद रखिएगा इसमें, और आपने ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंफ्यूज नहीं होना था, ये भी 16 है और ये भी 16 है। अकाउंटिंग को लीज है ये आईएफआरएस में आता है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रीवैल्यूएशन वाला है ये आईएएस में आता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक आईएएस है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, और एक है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये दोनों स्टैंडर्ड बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, अब देखते हैं कि आईएफआरएस 16 हमें कहाँ मिलेगा। आईएफआरएस 16 के लिए मैंने आपको अभी जो शेयर किए हुए हैं वो सिर्फ दो हैं, बाकी दो भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आईएफआरएस 15 पेज नंबर 32, लेट्स कम टू पेज नंबर 32। ये है आपके पास वन पेज पर आईएफआरएस 16 लीज कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। ये मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा, आपने इसको डिटेल के साथ देख लेना है और यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, आईएफआरएस 16 में जो कुछ भी है ये मैं आपको क्विकली एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है और फाइनेंसिंग लीज में क्या होता है और दोनों की एंट्रीज में क्या फ़र्क होता है।
फाइनेंसिंग लीज के अंदर जो भी चीज़ आप किराए पर लेते हो या लीज पर लेते हो, वो उस एसेट की यूजफुल लाइफ का 90% होना चाहिए। मीन्स एक एसेट है जो कि 10 साल तक चलने वाला था, तो अगर आपने उस एसेट को 9 साल तक के लिए ले लिया, तो उसे हम फाइनेंस लीज कहते हैं। मतलब अपनी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि आपने खुद ले लिया, आपने किराए पर दे दिया। और एक और डेफिनेशन या एक और रूल बताया जाता है फाइनेंस लीज के हवाले से, कि फाइनेंस लीज के आखिर में वो एसेट इतना डेप्रिशिएट हो चुका होता है कि जो उसका यूज़र होता है, जिसने किराए पर लिया होता है, उसे ही ऑफर की जाती है ऑनर की तरफ से कि एसेट चाहो तो आप खरीद लो। मतलब लीज के एंड पर ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। अच्छा, एक और बात, फाइनेंस लीज के अंदर चूंकि इतने लंबे अरसे के लिए रखा जाता है, तो फाइनेंस लीज में जो भी मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, ये जो लेसी होता है, मतलब जिसने लीज पर लिया होता है, जिसने किराए पर लिया होता है, ये मेंटेनेंस के खर्चे भी वो ही बर्दाश्त करता है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग लीज के अंदर ये होता है कि वो छोटे अरसे के लिए होती है, और साथ ही साथ इस ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, ये सारे के सारे ऑनर खुद बर्दाश्त करता है। वेयर एंड टेयर होता है, ये सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ता है किराएदार को। बाकी तमाम के तमाम मेंटेनेंस के खर्चे जो होते हैं, ये मालिक खुद बर्दाश्त करता है। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग लीज के अंदर इंट्रीज किस तरीके से बनाई जाती हैं। ये ऑपरेटिंग लीज के अंदर, लेट सपोज मैं लेट सपोज किराए पर ले रहा हूँ कोई लीज, तो उस सूरत में मैं अपने पास एंट्री किस तरीके से बनाऊंगा। मैं अपने पास एसेट्स को करूंगा डेबिट, जितने लेट सपोज मैंने 3 लाख रुपए का 30 लाख रुपए का एसेट खरीदा, उधार पर लिया है, या सॉरी लीज पर लिया है। इसके अगेंस्ट मैं अपनी लाइबिलिटी बुक कर दूंगा, और ये लाइबिलिटी भी रहेगी 30 लाख। वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता लाइबिलिटी को कम करते रहेंगे, और साथ ही साथ उसकी पेमेंट को कैश की शक्ल में जाते हुए दिखाते रहेंगे कि हमने कितने साल में कितनी अदायगी की। बच्चों, यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ चैट बॉक्स में रख दीजिएगा। अच्छा, अब बात आती है कि जब एसेट आपने ले लिया तो उसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करें। बिल्कुल सही बात हो रही है। अब आप लोग फाइनेंस लीज की बात करते हैं, तो फाइनेंस लीज के केस में जी, कोई सवाल आया, पहले सवाल देख लेते हैं। सेकेंड एंट्री रिपीट कर दें सर, फाइनेंस और ऑपरेटिंग रिपीट कर दें सर, ठीक है। फिर रिपीट करते हैं बच्चों। पहले स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से कि फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज में क्या फ़र्क होता है। आप इसको समझने के लिए रखें कि फाइनेंस लीज क्या है और ऑपरेटिंग लीज क्या है। फाइनेंस लीज लंबे अरसे के लिए आप किराए पर लेते हो, या और ऑपरेटिंग लीज में ये समझें कि थोड़े अरसे के लिए जाती है। फाइनेंस लीज में ऑनरशिप एट दी एंड ट्रांसफर करने का ऑप्शन होता है। ऑपरेटिंग लीज के अंदर फाइनेंस ऑनरशिप ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं होता। फाइनेंस लीज के अंदर जो मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, ये सारे के सारे जो जिस बंदे ने उधार पर लिया होता है या किराए पर लिया होता है, वो बंदा बेयर करता है। और ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो ऑनर है वो खुद बेयर करेगा। अच्छा, दोनों तरह की लीज के अंदर ये शर्त होती है कि आपने जिस कंडीशन में वो मकान या जो वो प्रॉपर्टी आपने ली है किराए पर, आपने एग्जैक्टली उसी ही कंडीशन में उसे वापस करनी है। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट के हवाले से। अगर मैं ऑपरेटिंग लीज की बात करूं या फाइनेंस लीज की बात करूं, तो दोनों में फ़र्क क्या होगा।
फाइनेंस लीज के केस में एंट्री कुछ ऐसी बनेगी कि एसेट्स को हम अपने पास आते हुए दिखाएंगे जब हम लोग किराए पर ले रहे होते हैं, तो उस वक्त में एसेट को अपने पास आते हुए दिखाते हैं और उसके बदले में लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ मैं इसका किराया अदा करता रहता हूँ, तो जैसे जैसे किराया अदा करता रहता हूँ तो लाइबिलिटी मेरे पास से कम होती रहती है। जबकि अगर मैं ऑपरेटिंग लीज की बात करता हूँ तो ऑपरेटिंग लीज के केस में इस एसेट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है, और जब जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे तब तक उसके इंस्टॉलमेंट्स की अदायगी को अपने पास रिकॉर्ड करते रहेंगे। अच्छा, इसके हवाले से एक और चीज़ है, हमारी एक क्लास फर्दर बाकी है। अब क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है तो हम इसको इतना डिटेल में फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज मैं डिटेल खोलूँगा तो फ़ौरन से हमारी क्लास ओवर होने का टाइम हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आज की क्लास में इसको फर्दर इन डिटेल डिस्कस नहीं करते, सिर्फ डेफिनेशंस की हद तक रहते हैं। एंट्री और प्रैक्टिस क्वेश्चन से इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको डिटेल के साथ करवा दूंगा, और वही चीज़ें आपको एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से भी काम आती रहेंगी। अभी के लिए आप बस ये समझें कि हम डेफिनेशन के परस्पेक्टिव से रहते हैं। अगली क्लास में मैं इंशाल्लाह आपके लिए प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस भी ले आऊँगा, और साथ ही साथ मैंने एक मॉडल डिज़ाइन किया था आप लोगों के लिए कि आपको ये डिस्कस किया जाएगा। वो ये कि जब इसकी पेमेंट होती है तो उसके अंदर पेमेंट के अंदर कितना पोर्शन ऐसा है जो प्रिंसिपल का होता है, कितना पोर्शन ऐसा है जो कि इंटरेस्ट का होता है। तो वो भी मॉडल भी आपके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा। इस मॉडल की वर्किंग भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मंथली के एंड पे कैसे काम करता है, क्वार्टरली कैसे काम करता है, ये भी फर्दर मैं आपको डिटेल के साथ काम करवाता रहूँगा। अभी तक के लिए आपके लिए ये है कि ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, तो मैं आपको पेज शेयर करूँगा उसमें से, और साथ ही साथ लेसर एंड लेसी इन दोनों की डेफिनेशन से एक दफ़ा देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप जब आएंगे, नेक्स्ट क्लास में ये दो चीज़ें पढ़कर आएंगे, और साथ साथ मैंने एक वीडियो ग्रुप में शेयर की है, प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। तो हम इसी से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी आज के मुकाबले में छोटी क्लास होगी। आज की क्लास को पर्पसली बड़ा रखा गया था ताकि जो पिछले टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उसे भी इन क्लासेस का हिस्सा बना दिया जाए, कि अगर आप या ये लॉकडाउन लंबा हो जाता है और आप चीज़ें भूलने लगते हैं तो आपको ये वीडियोस वो चीज़ें रिकॉल करने में मदद दें। तो इसीलिए इस क्लास को लंबा किया था, और जो पढ़ी हुई चीज़ें थी वो भी हमने इन क्लासेज या इस रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर डालने की कोशिश की। अभी की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अटेंडेंस के हवाले से ऐसा है कि आप ग्रुप में लिख लीजिएगा कि जो जो आज प्रेजेंट थे, मेरे पास वेरिफिकेशन के कुछ नंबर्स मौजूद हैं, मैं वहाँ से वेरीफाई करके इंशाल्लाह आपकी माफ़ी भी कर दूंगा और अटेंडेंस भी यहाँ पर लगा दूंगा। और ये जो वीडियो है रिकॉर्डेड फॉर्म में इंशाल्लाह डिपार्टमेंट की तरफ से आप तक पहुँच जाएंगी। आप बस कॉन्टेक्ट में रहिएगा। फ़िलहाल क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। आपकी फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और वहीं पर इनको आंसर किया जाएगा। मेरी तरफ से फिलहाल इतना, और नेक्स्ट क्लास कब होगी और किस टाइमिंग पर होगी वो आपको ग्रुप में ही अनाउंस कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि पेपर अब पेपर ख़राब होने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वो ये कि अगर आप प्रैक्टिस छोड़ देते हैं और चीज़ें भुला देते हैं। तो अपनी तरफ से बेस्ट दीजिएगा, बाकी मार्क्स आना ना आना वो हमारे हाथ में नहीं है, बस अपने बेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।